हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आई होप आप सबकी सोशल स्टडीज़ की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। कल ही मैंने हिस्ट्री से रिलेटेड एक रिवीजन वीडियो डाला था जिस पर बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, सो थैंक यू वेरी मच। तो आज मैं लेकर आया हूँ ज्योग्राफी से रिलेटेड एक रिवीजन सेशन, जिसमें से मैं ज्योग्राफी के विभिन्न चैप्टर से अलग अलग चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पिक कर रहा हूँ और इसे एक्सप्लेन करके मैं आपके सामने रखूँगा। क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल पिछले मेरे वीडियोस के जैसा ही रहेगा, जैसा कि आपने इंग्लिश में देखा, जैसा कि हिस्ट्री का वीडियो जो मैंने लाया था उस पर भी आपने देखा। तो बिल्कुल एग्ज़ाम का जो लेवल है, जो पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग मैं प्रिपरेशन करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। प्लानिंग इज वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। इट हैज़ इम्पॉर्टेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया which has enormous diversity in the availability of resources. Justify the statement with example. तो आप देख रहे होंगे आपके सैम्पल पेपर में या प्रैक्टिस क्वेश्चन में ये ऐसा स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो कि स्टेटमेंट के ऊपर आधारित है। तो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन कहने का मतलब ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होता है। हम लोगों को स्टेटमेंट पढ़ना होता है एंड बाय रीडिंग दैट स्टेटमेंट वी हैव टू जज दैट फ्रॉम विच टॉपिक द क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सेंटेंस देखकर ये समझ रहे हैं यहाँ पर प्लानिंग से रिलेटेड कुछ पूछा जा रहा है। प्लानिंग इज वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। और दूसरा मेन पॉइंट क्या है, यहाँ पे कीवर्ड्स को पकड़ना है। ये पहला कीवर्ड था प्लानिंग, दूसरा कीवर्ड है रिसोर्स। तो रिसोर्स चैप्टर से ये है और प्लानिंग के बारे में बात हो रही है। ठीक है, रिसोर्स का जो प्लानिंग है ये वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी है। ठीक है, मतलब सबको इसको मानते हैं। इट हैज़ इंपॉर्टेंस इन कंट्री लाइक इंडिया। भारत जैसे देश में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। ठीक है, विच हैज़ इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि भारत जैसे देश में बहुत डाइवर्सिटी है, मतलब कौन सा रिसोर्स कहाँ मिलेगा वो पता नहीं, वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है और एग्जाम्पल देना है। मतलब हमें ये बताना है कि जो भारत जैसे देश में इतना ज़्यादा रिसोर्स अलग अलग जगह पे अलग अलग प्लेसेस पे अवेलेबल है, तो इसके लिए प्लानिंग क्यों ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले दो चीज़ों को बताना है कि इंडिया में स्पेसिफिकली कौन कौन रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं और उसके बाद प्लानिंग करना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। आते हैं आंसर पर। देयर आर रीजन्स इन इंडिया विच आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बट आर डिफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेज। भारत में बहुत ऐसे क्षेत्र, देखिए हर जिला या हर राज्य हर एंगल से या हर मायने में परफेक्ट नहीं होता होगा। कहीं पर किसी चीज़ का रिसोर्स बहुत ज़्यादा होता होगा तो कहीं पर दूसरी चीज़ का कम होता होगा। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर कही जा रही है कि हर राज्य पूरी तरह से सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है कि नहीं। तो सम रीजन्स विच कैन बी कंसिडर्ड सेल्फ सफिशिएंट in terms of availability of resources and some regions have acute shortage of some vital resources। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर अपना वो लोग खाना पूर्ति कर सकते हैं, मतलब इतना रिसोर्सेज अवेलेबल है कि वो लोग अपना काम चला सकते हैं। बट ऐसे भी प्लेसेस है जहाँ पर एक्यूट शॉर्टेज होता है, मतलब चीज़ों की कमी हो जाती है। जैसे कि कोयला जो हमारे धनबाद झरिया क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो इससे थ्रू आउट इंडिया पूरे भारतवर्ष में इसको पहुंचाया जाता है, इसको फैलाया जाता है ट्रांसपोर्ट की मदद से। तो जो कोल है, तो अब कोल हम लोग इंडिया के अलग अलग कॉर्नर्स तक पहुंचा रहे हैं, तो क्या हमारे पास बाकी रिसोर्सेज भी हैं क्या? नहीं। तो बाकी रिसोर्सेज हम लोग दूसरे स्टेट से ले रहे हैं, तो लेन देन का काम चल रहा है, क्योंकि किसी के पास कुछ है तो दूसरा चीज़ नहीं है, बस यही कहा जा रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर झारखंड, छत्तीसगढ़, MP आर रिच इन मिनरल एंड कोल डिपॉजिट। ये लोग यहाँ पर मिनरल्स और कोल्स की बहुत अधिकता है, तो बहुत अच्छे से यहाँ मिल जाता है। वही दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश को देखिए, यहाँ पर पानी बहुत है बट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। यहाँ पर वाटर रिसोर्स बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया है अभी तक। ठीक है, आगे देखते हैं। द स्टेट ऑफ राजस्थान इज़ वेरी वेल इंडाउड विद सोलर एंड विंड एनर्जी बट लैक्स इन वाटर रिसोर्स। राजस्थान में बहुत अच्छी धूप होती है, तो वहाँ पर सोलर एनर्जी काफ़ी अच्छा होता है और विंड एनर्जी का काफ़ी अच्छा स्कोप है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, बट वहाँ पर पानी की कमी है। तो कुछ है और कुछ नहीं भी है। हम लोगों को यही एग्जाम्पल की मदद से दिखाना है कि कोई भी जो प्लेस है वो सेल्फ डिपेंडेंट ज़्यादातर नहीं है, उन्हें कुछ ना कुछ के लिए दूसरे पर निर्भर होना पड़ता है। ठीक है, और रिसोर्सेज जो है वो बट के नहीं, बराबर नहीं बटे हुए होते हैं। मेन चीज़ यही है कि रिसोर्सेज जो है वो बराबर नहीं बटे हुए हैं, वो रिसोर्सेज कहीं पर बहुत अधिक है, कहीं पर बहुत कम है, अनइवन है। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख, लद्दाख का एग्जाम्पल ले लीजिए,
वो हमारे पूरे देश से बिल्कुल अलग थलग है, एकदम कॉर्नर में है। इट हैज़ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज बट इट इज़ डेफिशिएंट इन वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम वाइटल मिनरल्स। कल्चरल हेरिटेज के मामले में तो बहुत आगे है, बट वाटर और इंफ्रास्ट्रक्चर और सम वाइटल मिनरल्स ये सब के मामले में वो पिछड़ा है। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया एग्जाम्पल के साथ, यही पूछा गया था। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं दिस कॉल्स फॉर बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशन, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल। इसीलिए रिसोर्स प्लानिंग को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, चाहे वो नेशनल लेवल हो, चाहे स्टेट लेवल हो, चाहे रीजनल या लोकल लेवल हो। गॉट इट? यही था हमारा पहला क्वेश्चन। आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड, जस्ट अ सेकेंड, फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड, प्रोड्यूस फूड क्रॉप्स टू सस्टेन देयर फैमिली। फार्मर्स अपने पैच ऑफ लैंड को क्लियर कर देते हैं, मतलब साफ कर देते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, फूड क्रॉप्स को उपजाते हैं। किस लिए? अपने फैमिली को सस्टेन करवाने के लिए, मतलब सस्टेन कराने का मतलब उसे भरण पोषण कराने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये किस टाइप की फार्मिंग की बात हो रही है, मतलब यहाँ पर आपको गेस करना है कि ये कौन सा फार्मिंग है। तो सिंपल सी बात है, ये जो फार्मिंग है यहाँ पर लिखा है क्लियर अ पैच ऑफ लैंड। तो यहाँ पर पैच ऑफ लैंड, पहले जो मान लीजिए कि वहाँ जंगल होगा या कुछ झाड़ी वगैरह होगी, उसको काट कर साफ कर दिया जाता है। और ये कटिंग वाला प्रोसेस किस में होता है? स्लैश एंड बर्न। ठीक है, तो हालांकि इसमें बर्निंग नहीं लिखा हुआ है, बट फिर भी वो आपको इशारा कर रहा है किसकी ओर? स्लैश एंड बर्न की ओर। तो स्लैश एंड बर्न में पहले क्या करते हैं किसान लोग, क्या करते हैं, पहले जंगल वगैरह को पहले काट देते हैं और फिर वहाँ पर आग लगा देते हैं। ठीक है, फिर फायर के इस्तेमाल करके उसे पूरी तरह से जला देते हैं, क्लियर कर देते हैं। तो एक लाइन में कहा जाए तो उसको क्लियर कर देते हैं, जो कि यहाँ लिखा हुआ वर्ड क्लियर। और फूड क्रॉप्स को यूज़ करते हैं, उपजाते हैं सस्टेन करने के लिए, मतलब वो कमर्शियल पर्पस से बेचने के लिए नहीं यूज़ करते हैं, वो लोग सिर्फ अपने परिवार का पेट पालने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये टाइप किस में होता है? ये टाइप स्लैश एंड बर्न में होता है। ठीक है, एक सब्सिस्टेंस फार्मिंग भी इसके अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली पूरा नाम होना चाहिए था इंटेंसिव सब्सिस्टेंस, अगर आपने पढ़ा होगा तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में भी ऐसा होता है, बट वहाँ पे क्लियर अ पैच ऑफ लैंड वाला मैटर वहाँ नहीं है। वहाँ पर हम लोग पढ़े थे कि वहाँ पर उनके पास पार्ट ऑफ लैंड पहले से मौजूद होता है, जैसे खेत उनके पास रहता है, वो लोग हमेशा से खेती कर रहे होते हैं, बट वो लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें कम जगह से ज़्यादा प्रोड्यूस करने का वो लोग कोशिश करते हैं, इसीलिए उसका नाम इंटेंसिव सब्सिस्टेंस रखा गया था। ठीक है, यही फ़र्क था। और कमर्शियल और प्लांटेशन तो आपको पता ही है, ये दोनों मार्केट में बेचने के पर्पज़ से, बिजनेस के पर्पज़ से इन फसल को उगाया जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। स्लैश एंड बर्न फार्मिंग के बारे में आप लोग ये भी पढ़ा होगा, इसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से भी बुलाया जाता है। तो वन मार्क्स के लिए वो भी इंपॉर्टेंट है, आप उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, अकॉर्डिंग टू देयर एज दीज सॉइल्स कैन बी क्लासिफाइड एज बांगर एंड खादर। मतलब अपने एज के अनुसार इन मिट्टियों को हम लोग बांगर और खादर दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। तो यहाँ पर किस तरह के सॉइल की बात हो रही है और ये कहाँ पाया जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसको घुमा के पूछ दिया गया है। मतलब कौन सा ऐसा मिट्टी है जिसको हम लोग एज के हिसाब से दो पार्ट में बांटते हैं, बांगर और खादर? तो कौन सा सॉइल था? एलुवियल सॉइल था, सिंपल सी बात है। तो पहला तो जवाब हो गया कौन सा सॉइल है ये, और दूसरा सवाल पूछा गया है कि ये कहाँ पाया जाता है, तो दोनों हम लोग बता देंगे। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा कि एलुवियल सॉइल के बारे में बताइए और कहाँ पाया जाता है, आपको घुमा के पूछा। या आपको पहली बात ये पता होना चाहिए कि इसको बांगर और खादर में डिवाइड किया जाता है ना। चलिए, द एलुवियल सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज बांगर एंड खादर ऑन द बेसिस ऑफ एज। तो सबसे पहले हमने आंसर दे दिया, व्हाट काइंड ऑफ सॉइल का आंसर दे दिया कि एलुवियल सॉइल। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ, थोड़ा सा उसके बारे में लिखना होगा एलुवियल सॉइल के बारे में। उसमें बहुत सारा सैंड, सिल्ट, क्ले ये सब मौजूद होता है। और जैसे जैसे हम लोग इनलैंड टुवर्ड्स द रिवर वैली के करीब जाते हैं तो क्या होता है, द सॉइल पार्टिकल्स अपीयर समवट बिगर इन साइज एंड इन द अपर रीचेस ऑफ द रिवर वैली नियर द प्लेस ऑफ द ब्रेक ऑफ स्लोप द सॉइल आर कोर्स। मतलब मिट्टी जो एलुवियल सॉइल है इसमें भी वैरायटी देखने को मिलता है। तो ये अलग अलग प्लेसेस में अलग अलग तरह का मिलता है, कहीं पे कोर्स सॉइल मिलता है और कहीं पे बिगर इन साइज, मतलब कंकड़ जैसा, वो पत्थर जैसे नोड्यूल्स वहाँ पे मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में। अब यहाँ पर हमें बताना था, दूसरा क्वेश्चन था कि कहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, तो एलुवियल सॉइल इज फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इन द डेल्टाज ऑफ, जो नदियाँ हैं जो डेल्टा क्रिएट करती है, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब नदियाँ, और कुछ क्षेत्र जो कि राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र हैं, यहाँ पर आपको एलुवियल सॉइल देखने को मिल सकता है। सॉइल के बारे में आपने सॉइल के टाइप्स के बारे में पढ़ा होगा, तो इसको मैप में
भी पूछा जाता है कि कौन सा सॉइल किस टाइप में कौन से प्लेसेस में पाया जाता है लोकेट करने के लिए। तो ये मैप वर्क के लिए भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वाई इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। दो सवाल है कि एक स्टेटमेंट है कि इंडिया जो है वह पल्सेस का मतलब जो दाल है पल्सेस जो है उसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है, मतलब उत्पादक भी है, हम लोग उपजाते भी हैं, और कंज्यूमर भी है, मतलब खपत भी हम लोग करते हैं। तो क्या कारण है, इलुसिडेट मतलब एक्सप्लेन करना है। तो पहले तो बताएंगे हम लोग रीज़न कि क्यों हम लोग सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, और दूसरा बताएंगे क्यों हम लोग सबसे बड़े कंज्यूमर्स हैं। तो प्रोड्यूसर कैसे है, प्रोड्यूस मतलब उत्पादन करते हैं। तो आप ये समझिए कि यही कारण होगा कि हमारा भारत देश में जैसा क्लाइमेट पाया जाता है पूरे देश भर में, वो कॉमन है पल्सेस को उगाने के लिए और सफिशिएंट है, कह सकते हैं एप्रोप्रिएट है इसको उगाने के लिए। इसीलिए लगभग हर कोने में इसे हम लोग प्रोड्यूस कर लेते हैं, इसीलिए इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, अच्छा दूसरा क्वेश्चन है कंज्यूमर, मतलब कंज्यूम क्यों कैसे करते हैं। तो हमारा ये कल्चर ही है कि दाल जो है वो बहुत कॉमन फूड है, तो ये हमारे कल्चर में एक तरह से कह सकते हैं घुल मिल चुका है। तो क्योंकि यह भारत के कोने कोने में कंज्यूम किया जाता है, इसीलिए हम लोग बहुत बड़े कंज्यूमर भी हैं। ठीक है, तो यही आप कॉमन सेंस यूज करके इसको बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आंसर की तरफ नज़र डालते हैं कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। सबसे पहले लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कैसे है ये हम लोग बता रहे हैं। क्यों, क्योंकि इसको प्रोड्यूस करने में बहुत कम मॉइस्चर लगता है इसके ग्रोथ में, और ये ड्राई कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाता है। जैसे कि बहुत सारे हमारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है या सूखा रह जाता है, तो वैसे कंडीशन में भी ये ग्रो कर जाता है, इसीलिए ये सक्सेसफुली हम लोग इसको ग्रो कर पाते हैं, प्रोड्यूस कर पाते हैं। दिस काइंड ऑफ क्लाइमेट इज़ कॉमनली फाउंड इन इंडिया, और ये जो क्लाइमेट है वो भारत में बहुत अच्छे से पाया जाता है। और कुछ मेजर क्रॉप्स हमारे देश में कौन कौन से हैं, जैसे कि तूर या अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, पीज एंड ग्राम। ठीक है, चना, मटर, ये सब भी दाल के कैटेगरीज में आते हैं। ठीक है, और इसे लेगुमिनस क्रॉप भी कहते हैं। ठीक है, लेगुमिनस क्रॉप है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो अरहर है इसमें एक्सेप्ट अरहर, मतलब अरहर को छोड़कर बाकी जितने भी दाल है, जितना भी उन्होंने नाम लिया, जैसे उड़द, मूंग, मसूर, पीस, ग्राम, ये सब क्या करते हैं, ये सॉइल की फर्टिलिटी को रिस्टोर करने में बहुत सहायक होते हैं, मतलब मिट्टी की क्वालिटी को मेंटेन रखते हैं। कैसे, तो क्योंकि इनके मदद से मिट्टी में नाइट्रोजन आ जाता है। जो एयर में अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं, इसमें नाइट्रोजन का पार्टिकल्स भी होता है, जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो ये यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा बात है, इसलिए भी किसान लोग इसको उगाते हैं। ये उनकी सॉइल की जो फर्टिलिटी वो भी नहीं खोएगी, और उन्हें अच्छा खासा फसल भी मिल जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि इंडिया लार्जेस्ट कंज्यूमर कैसे है। तो लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ पल्सेस बिकॉज पल्सेस आर पार्ट ऑफ द इंडियन डाइट। ये भारतीय जो डाइट है, ये हमारा जो डाइट है, इसमें बहुत कॉमन है, मतलब लगभग हर देश के हिस्से में इसको यूज़ किया जाता है, खाया जाता है। एंड इट हैज़ मेनी न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स सच एज हाई प्रोटीन। और क्योंकि ये खाने में बहुत पौष्टिक भी है, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत होती है, तो लोग इसको बहुत प्रेफर करते हैं, स्पेशली इन इंडिया। ठीक है, इसलिए हम लोग बहुत बड़े कंज्यूमर भी हैं इसके। ठीक है, दोनों रीज़न हमने दे दिया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज़ कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात हो रही है। ठीक है, इसको हम लोग बैकबोन कहते हैं। विकास जो है डेवलपमेंट का, ये रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पर्टिकुलरली इन मेनली। तो यहाँ पर ये सेंटेंस और होता, बट ये सेंटेंस इतना में ही पूछा गया है कि स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कैसे बैकबोन है डेवलपमेंट का, तो मतलब जाहिर सी बात है कि आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का इंपॉर्टेंस बताना है, इसका महत्व क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको बताते हैं क्या क्या महत्व है इसका। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट बिकॉज, तो जो क्वेश्चन पूछा गया उसको हमने यहाँ लिख दिया, और अब हम लोग कारण देंगे क्यों। पहला पॉइंट, इट रिड्यूसेस द हेवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। देखिए पहले क्या होता था कि सिर्फ खेती बाड़ी के ऊपर हमारा देश निर्भर था, हम लोग कृषि प्रधान देश आज भी हैं, ऐसा नहीं है, बट पहले बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे हम लोग। आज क्या है, कृषि के अलावा, मतलब खेती के अलावा बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि वर्कर्स लोग जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं,
प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, तो इनसे क्या हो रहा है कि खेती के अलावा उनके पास रोज़गार के बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो डिपेंडेंस जो है लोगों का वो सिर्फ एग्रीकल्चरल इनकम तक सीमित नहीं रहा, ठीक है, और ये उन्हें बहुत सारे जॉब्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर पता है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, और टर्शियरी सेक्टर मतलब जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह इसमें आते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज ये क्या कर रहा है, इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। गरीबी, पॉवर्टी माने गरीबी, और अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, इसको दूर करने में मदद कर रहा है। जैसे खेती करने के लिए, चाहे फिश फार्मिंग के लिए, चाहे कोई भी प्राइमरी सेक्टर वाले जॉब के लिए लोगों को इन्वेस्टमेंट या लैंड ये सब रिक्वायरमेंट होता था। बट जो सेकेंडरी सेक्टर है मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इसमें वर्कर जो है वो कोई भी हो सकता है, उसके पास ज़मीन नहीं भी हो, जायदाद नहीं भी हो, कोई प्रॉपर्टी नहीं भी हो, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो अपना काम आसानी से खोज सकता है। तो इससे बहुत सारे लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी दूर करने में सहायता मिल रही है, ठीक है। तो ये हो गया। एंड दिस वॉज द मेन फिलॉसफी बिहाइंड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री एंड जॉइंट सेक्टर वेंचर्स इन इंडिया। और यही कारण था कि भारत में इसे बढ़ावा दिया गया, ठीक है, कि ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड एक्सपेंड्स ट्रेड एंड कॉमर्स। मतलब कि ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है तो इससे ट्रेड और कॉमर्स बढ़ रहा है। मतलब मान लीजिए कि पहले शुगर केन था, शुगर केन से शुगर बना, तो शुगर के पैकेट्स को हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगे। अब क्या कर रहे हैं कि जितना हम लोग कंज्यूम नहीं कर पा रहे उसको क्या करें, एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं। तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो विदेश से पैसा हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट एक्सपैंड्स ट्रेड एंड कॉमर्स, इससे बिजनेस जो है, ट्रेड एंड कॉमर्स मतलब बिजनेस जो है वो बहुत एक्सपैंड हो रहा है, बहुत बढ़ रहा है। एंड फॉरेन एक्सचेंज भी हमें मिल रहा है। फॉरेन एक्सचेंज मतलब हमारा प्रोडक्ट दूसरे देशों में जाता है तो दूसरे देशों से हम लोग पैसा लेते हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज हमें मिलता है, जो कि हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज वी कैन ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल्स टू अ वाइड वैरायटी ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऑफ हायर वैल्यू। वही बात है कि जो फिनिश्ड गुड्स अभी हमें मिल रहा है, फिनिश्ड गुड्स मतलब जैसे कि मान लीजिए कि एक मिल्क मैन ने मिल्क निकाला, ठीक है, और उसी मिल्क से मान लीजिए मिठाई बनाया या चॉकलेट बनाया, तो जो मिठाई या चॉकलेट बन के आ रहा है वो फिनिश्ड गुड्स कहलाएगा, और जो मिल्क था वो रॉ मटेरियल था। तो फिनिश्ड गुड्स में उन्हें ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, ज़्यादा दाम मिलता है, ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं वो लोग। तो ये हर एंगल से एक ज़्यादा फायदेमंद ऑप्शन है और इकॉनमी को बहुत बूस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ रहे हैं कि हमारी इकॉनमी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे डेवलपमेंट का बैकबोन कहा जाता है। यही क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल फ्रॉम दिस सेशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस दैट आई हैव टॉट यू टुडे। एंड आने वाले वीडियोज़ में मैं सिविक्स और अदर टॉपिक्स को भी कवर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।